अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे चेहरे के बारे में कि क्या उनके हाथों में बिहार का भविष्य सुनहरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एनडीए जो है बहुमत हासिल की, सरकार में है, सत्ता में है, और महागठबंधन की करारी हार हुई है, जो 2010 के बाद सबसे बड़ी करारी हार मानी जाती है। चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे, तेजस्वी यादव के बारे में बात करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र जो है निशांत के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों में से बेहतर क्या है। हम लोग ऐसा एनालिसिस करके आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने इन तीनों के ऊपर जो इन डेप्थ जो एक स्टडी करते हुए जो बताया जा सके कि इन तीनों में बेहतर कौन, क्या वो कार्यकुशलता को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए, और आने वाले कल में क्या बिहार की जनता इनके ऊपर भरोसा जताएगी, और अब तक इन तीनों में किसने क्या मतलब अपनी योग्यता साबित की है। तो एनडीए की भारी जीत को लेकर के जहां तक एनडीए पूरी तरीके से उत्साहित है। दो चेहरा जो आप देख रहे होंगे डिप्टी सीएम के लिए, और हमेशा 10वीं बार जो बने हमेशा की तरह इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। तो 243 में से अगर देखा जाए तो 202 सीटें जो है सो मिली है एनडीए गठबंधन, भाजपा और उनके साथ जितने भी सहयोगी अलायंस में हैं। प्रतिशत की बात करें तो 40.65% वोट शेयर इनको मिला है। महागठबंधन की बात करें तो 35 सीटें सिर्फ उनको मिली है। 37.94 जो है प्रतिशत वोट शेयर उनको मिला है। मतदान हुए हैं 67.25%। अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम तो बने, 20 नवंबर 2025 को शपथ भी लिए। डिप्टी सीएम में जो हमेशा बीजेपी की तरफ से दो चेहरा दिया जाता रहा है, जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बीजेपी के ही हैं। अब हम अगर बात करें एनालिसिस, इन डेप्थ स्टडी करते हुए जो एनालिसिस अगर हम इन तीनों के बारे में करें, यानी कि एक विश्लेषण इन तीनों नेताओं को लेकर बात करें, जो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, और माननीय मुख्यमंत्री के सुपुत्र निशांत जी, क्योंकि उनका भी अब नाम आने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कमान कौन संभालेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब वो भी मीडिया में दिखने लगे हैं, उनसे भी मीडिया सवाल करने लगे हैं। अब निशांत के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम एक विस्तृत जो है जानकारी आपको दे देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद एक जो विश्लेषण हम करेंगे ये तीनों चेहरा के ऊपर। आप लोग को जब लगे तो फिर कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा। ये हमारे हिसाब से जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक जो इस वीडियो में बने रहिएगा। चिराग पासवान जो कि उनकी पार्टी टूटने के बाद जो है सो एलजेपी रामविलास के वो सर्वोसर्वा हैं। उनकी उम्र देखी जाए तो 43 वर्ष है। रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जग जाहिर सी बात है। और 2021 में एलजेपी जो है बदल करके एलजेपी रामविलास बनाया गया। तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताया जा सकता है उनको, केंद्रीय मंत्री के तौर पे फूड और कंज्यूमर मिनिस्टर बताया जा सकता है। तो ये दलित वोट बैंक के ऊपर इनका जो 6% दलित वोट बैंक है, अच्छा खासा इनकी जो पकड़ मानी जाती है, लेकिन सिर्फ दलित के ऊपर। 2020 में नीतीश कुमार के विरोध में गए थे। नीतीश कुमार को इसका जो क्षति भी झेलना पड़ा था, काफी सीट वो हार गए थे। लेकिन 2020 में जो है नीतीश कुमार के विरोधी थे, माफ कीजिएगा, 2024 में फिर ये साथ में रह करके एनडीए का इतना नुकसान उनको जो नहीं मिला। जदयू को फायदा देखने को मिला कि भाई इतने सारे सीट मिले, जो कि उम्मीद से काफी आगे इनको सीट मिला है। तो 2025 का प्रदर्शन और जो 19 सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीती है, तो वोट शेयर की बात करें तो 4.97 वोट शेयर है। 30 सीटों पर लड़े थे। सीमांचल और मगध में दलित वोटों का इनका एकाकीकरण है, तो उसका फायदा उनको मिला। तो एनडीए के लिए चिराग पासवान गेम चेंजर बने, ठीक है। और नीतीश को सीएम बनाने का समर्थन भी इन्होंने किया, जो 2025 में देखने को मिला। पूर्व में ऐसा नहीं था, हमेशा कोसना था, हमेशा उनके बारे में जो नेगेटिव बातें होती थी। कभी कभी जो प्रेसिडेंट शासन की बात करते थे कि भाई बिहार का सब चीज अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जहां तक लग रहा है कि गेम चेंजर के तौर पर और एक फेविकॉल की मजबूत जोड़ जो हम बता सकते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में। ताकत क्या है इनकी, चिराग पासवान की? युवा है, आक्रामक है, सोशल मीडिया पर सक्रिय है। एनडीए में जो मैं पहले ही बताया कि एक जो मजबूती जो मिलता है, जो एक भूमिका ये निभाते हैं, वो जोड़ने की भूमिका सारे जो दल हैं और बीजेपी के काफी चहेते, नरेंद्र मोदी के चहेते हैं।
अमित शाह के भी चहेते हैं। तो शहरी दलितों में और उनके नौजवानों में इनकी एक अपील जो है मजबूत है। अब कमजोरी की भी बात करें, जब विश्लेषण की बात हो रही है तो हम इनकी कमजोरी भी बताएंगे हमारे हिसाब से। तो इनका कमजोरी बस यही है कि ये सिर्फ दलित और सिर्फ पासवान वोट बैंक तक ही सीमित है। इनका किसी अन्य समुदाय पे इतनी कोई बड़ी पकड़ नहीं है। साथ में प्रशासनिक अनुभव भी इनका शून्य है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर जो पलटू राम ये खुद भी बोलते थे, इनके पार्टी के लोग, कार्यकर्ता भी, इवन अन्य अपोजिशन पार्टी के भी, तो ये भी कभी फ्लिप फ्लॉप वाली बात की, कभी इधर रहे कभी उधर रहे, कभी विपक्ष की बातों को सहमति दिए, कभी जो नीतीश कुमार को गलत बोले। तो खैर, अब एक सीएम बनने की संभावना क्या है इनकी, चिराग पासवान की? तो एनडीए में नीतीश के बाद एक तरीके से बताया जा सकता है कि संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं एनडीए गठबंधन के तरफ से, जदयू नहीं, एनडीए गठबंधन के तरफ से। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सहयोग मिलता इनको दिख नहीं रहा, ये सिर्फ एक क्यास है। वहीं पे बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और उनके बारे में बताएं तो उनकी भी उम्र जो 36 वर्ष हो गई है। चिराग जी को अपना वो बड़ा भाई मानते हैं, चिराग जी भी इनको अपना जो है छोटा भाई मानते हैं। लोगों के लिए पार्टी जो अलग अलग हो सकती है, विचारधारा जो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सारी जो पार्टी है विचारधारा अपनी है, अपने पार्टी को लेकर चलती है, लेकिन हर एक दुख सुख में साथ रहती है। लेकिन जनता ऐसा नहीं सोचती है। खैर, तो तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र हैं। पूर्व में जो है सो 2 बार ये डिप्टी सीएम रहे। तो 2015 से लेकर 17 और 2022 से लेकर के 24, जब नीतीश जी इधर आए थे, इस गठबंधन में शामिल हुए थे, महागठबंधन में, तब इनको मौका मिला था 2 बार डिप्टी सीएम, यानी कि इनका अनुभव है 2 बार डिप्टी सीएम बनने का, जो चिराग पासवान नहीं रहे। अब यादव मुस्लिम ओबीसी जो बोल सकते हैं कि माई समीकरण मुस्लिम यादव का हमेशा से रहा है, मजबूत रहा है, 40% हो जाता है इस तरीके से मुस्लिम और यादव मिलाकर। जो कि अब यादव छिटकते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम अकेले अपने कंधे पे सरकार बनाने का सोचती है, जो कि इतना आसान नहीं है। जब तक यादव नहीं मिलेंगे, A to Z की पार्टी अब बना लीजिए, लेकिन मजबूत आपकी कड़ी यही थी, मुस्लिम और यादव, जो पीछे आपने छोड़ दिया है, उसको आपको मजबूत करना। 2025 का प्रदर्शन जो जहां तक है, पहले तो राघोपुर वो जीते, 49.74 का उनका जो है वोट शेयर रहा। आरजेडी 25 सीट जीती, जो कि मैं पहले ही बताया कि 2010 के बाद ये सबसे करारी हार है, सबसे खराब प्रदर्शन माना जाए। और जो सीएम चेहरा थे महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन अब जहां तक है कि इस हार के बाद जो है सो गठबंधन में एक दरार सी पड़ी है। और कहीं ना कहीं जो भी सीट बंटवारे को लेकर के भी जो जीतने वाले हैं उसको नहीं मिल रहा है, जो जीता हुआ उसको टिकट नहीं दिया गया, जो नॉमिनेशन कर दिया उसके जगह पे कोई दूसरा, उसी गठबंधन ने किसी दूसरे को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे पब्लिक के, इसमें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को गलत मैसेज गया। अब इनकी ताकत क्या है, तेजस्वी प्रसाद यादव की शक्ति क्या है? युवाओं में तो जबरदस्त अपील है और पकड़ है। जहां जाइए देखिए, युवा इनके बहुत बड़े फैन हैं। और 60% युवा जो है, जो 35 वर्षों से ऊपर की अगर बात करें, तो वो लोग इनके साथ हैं। नौकरी जो दिए थे, 10 लाख नौकरी की जो बात थी, जो इन्होंने कर दिखाया था 17 महीनों में, उसको इन्होंने काफी कैश करने की कोशिश की। हालांकि उसका इतना फायदा नहीं मिला, लेकिन हकीकत तो है कि उन्होंने दिया था, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने बोले कहां से पैसा आया, कहां से लाएगा, बाबूजी के यहां से लाएगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, तेजस्वी ने 17 महीनों में वो नौकरी देने का काम किया, जो वादा था। कमजोरी इनकी क्या है? कमजोरी इनकी है बार बार हमेशा से परिवार को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ विवाद आता रहता है, परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का। अब लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी जी का नाम कहां तक क्या है वो अभी कोर्ट में है, लेकिन बात लैंड फॉर जॉब का लेकर के हमेशा इनको उसमें घसीटा गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी जो अन्य जाति समुदाय के लोग हैं, उसके ऊपर भी इनका अच्छा खासा, MY को अगर हम छोड़ दें, उसके ऊपर भी जो है अगर देखें तो अन्य समुदाय में भी इनकी अच्छी पकड़ है, युवाओं में खास तौर पे ज्यादा है। हर बार मैं बता रहा हूँ। तो सीएम बनने की संभावना जो है, एक तरीके से देखा जाए, 2 बार डिप्टी सीएम हमेशा जीत रहे हैं, प्लस उन्होंने अपनी योग्यता क्षमता दर्शाया है। तो संभावना सीएम बनने की इस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का ज्यादा बन जाता है। अभी तक जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव का, ठीक है, ये 2। निशांत कुमार का हम बाद में बात करें। तो 2030 में अगर मेहनत ये करते तो 2030 में इन संभावनाओं के आधार पर इनको जो है, मुझे लगता है कि भाई सीएम के हकदार हैं, दावेदार हैं, अब मजबूत दावेदार हैं। भरोसा जो जनता जता सकती है। शर्त यह है कि इस तरीके का जो सीट का जो है
जिस तरीके से बंटवारा हुआ, जिस तरीके से अंतिम समय तक जो है जो भी लोग लड़ने वाले हैं, जो कैंडिडेट है, उसका चयन होता रहा, ये भी कहीं ना कहीं जो है खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। अब है बात निशांत कुमार। निशांत कुमार जो जदयू के हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। इनके बारे में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 37-38 वर्ष के हो गए हैं। IIT कानपुर से इंजीनियर हैं, जहां तक मैं पढ़ा था। और राजनीति में अगर इनका देखा जाए योग्यता, क्षमता तो शून्य है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, बस इतना ही है कि नीतीश जी के पुत्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में ये सक्रिय रहे हैं, साफ छवि के भी हैं, कोई विवाद इनके नाम के साथ नहीं है। तो प्रदर्शन की अगर बात करें कि 2025 में अगर जदयू की कमान निशांत जी के हाथों में आता है, इधर तो पहले ही बताया जा चुका है कि रामविलास जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो अपने रामविलास वाले LJP को लीड कर रहे हैं। अगर जदयू को ये लीड करते इधर से RJD के तेजस्वी प्रसाद, तो 2025 का प्रदर्शन तो माना ही जा रहा है कि काफी खराब रहा और जदयू का बहुत अच्छा रहा, एनडीए गठबंधन का बहुत अच्छा रहा। जदयू जो 85 सीटें जीती, उसके बाद वोट शेयर में 19.25 का इनका रहा जदयू का, खास तौर पे 2020 से काफी अच्छा 2025 में। इस परिणाम के बाद अगर मैं बताऊं तो पार्टी में उत्तराधिकारी की मांग होने लगी है। जदयू जो है और उनके जो समर्थक हैं, खासतौर पे जो युवा समर्थक हैं और भी पार्टी के अन्य जितने भी लोग हैं, वो मांग करने लगे हैं निशांत जी को लेकर के। और इसीलिए निशांत जी अब मीडिया में भी दिखने लगे हैं, सवालों का जवाब भी देने लगे हैं। मांग है कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी अगर बने तो उनका बेटा बने। पटना में बैनर, पोस्टर, जो भी कार्यकर्ता का एक तरीके से दबाव बोल दीजिए कि भाई निशांत को लाओ, निशांत को लाओ। तो जो अब तक हमने देखा वो हमने बात बताई। अब इनकी ताकत क्या है? जो क्लीन इमेज तो हमने बताया। टेक्नोलॉजी के इसमें और टेक्निकल अगर ज्ञान की बात करें, तकनीकी ज्ञान इनके ऊपर है, लेकिन वही है कि EBC कुर्मी वोट बैंक के उनके ऊपर जो इनके पिता का रहा है 20%, वो स्वाभाविक रूप से जो है सो इनके साथ जाएगा। यानी कि उत्तराधिकारी अगर बन जाते हैं नीतीश जी के, तो इसका तो फायदा मिलेगा। वो 20% जो है वो स्वाभाविक रूप से वो वोट शेयर इनके साथ जुड़ जाएगा, कुर्मी का, EBC का। ठीक है, तो नीतीश की जो है सुशासन की छवि का एक तरीके से ये एक जो लिगेसी है इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है जदयू को। और उनका जो काम है, उनका जो नाम है, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद, लालू प्रसाद जी की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निशांत जी भी आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़े लिखे साफ छवि वाले। राजनीतिक अनुभव शून्य है। लोग ये भी बोल सकते हैं कि पैराशूट से डायरेक्ट इनको जो उतारा गया है, लेकिन अगर योग्यता साबित कर देते हैं तो ये कुछ दिनों की बात होती है। चिराग पासवान के ऊपर भी कोई नहीं बोल सकता कि पैराशूट से उतारा गया, तेजस्वी जी के ऊपर भी कोई नहीं बोल सकता। योग्यता, क्षमता जो उन्होंने दर्शा दिया है। वैसे ही अगर ये दर्शाते हैं तो ये पक्के तौर पे उत्तराधिकारी CM हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके सुपुत्र हैं, तो इसका फायदा उनको मिलेगा। लंबी दौड़ के घोड़े बन सकते हैं। ठीक है, और 2026-27 में अगर ये प्रवेश कर जाए तो 2030 तक तो भाई CM कैंडिडेट मेरे हिसाब से ये भी मजबूत दावेदार माने जाएंगे। तीनों लोगों का अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, तेजस्वी प्रसाद यादव, चिराग पासवान और निशांत जी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये तीनों नौजवान हैं, तीनों लंबी रेस के घोड़े हैं। दो के पास राजनीतिक अनुभव है। माइलेज अगर देखा कि भैया इनका माइलेज कितना जो है आगे हो सकता है, इनकी रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, तो दो ने साबित किया है। तीसरा, इनको जो सभी रेस में आने के लिए मैं पहले ही बताया 26-27 में इनको एंट्री कर जाना पड़ेगा निशांत कुमार जी को, तो फिर अच्छा माइलेज इनका रहेगा पॉलिटिकल का। ठीक है, और 35-40 साल तक तो ये तीनों लोग जो है राजनीति कर सकते हैं। भविष्य अच्छा रहेगा, सुनहरा रहेगा। इन तीनों के हाथों में, किसी एक के हाथ में भी जाता है। इनोवेटिव आइडियाज है, विजन है, और बिहार को लेकर के सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कारण पूछा जाए इन तीनों को देखते हुए, तो जनता बोलेगी साफ छवि वाला कौन है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, दाग किसके ऊपर नहीं है, तकनीकी ज्ञान किसको है, और जो अब तक जो सुशासन का है, तो सुशासन की सरकार किसकी रही है, बिहार किसके ऊपर जो है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण हुआ, बिजली आया, सड़कें बनी, सुशासन का राज हुआ, महिलाओं को सम्मान मिला, रिजर्वेशन हुआ। किसी भी सरकार में रहे, लेकिन नीतीश जी ने काम किया, तो उसका फायदा नीतीश जी के जो पुत्र हैं निशांत कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है।
ये एनालिसिस है, मैं पहले ही बताया। युवा है लेकिन राजनीति में अनुभवहीन है, तो नया प्रयोग अगर करती है जदयू तो जाहिर सी बात है इनको 26-27 में आकर के योग्यता साबित करना होगा, तभी जाकर के 2030 में एक बेहतर सीएम कैंडिडेट के रूप में इनको देखा जा सकता है। तेजस्वी नो डाउट इन्होंने सब चीज करके दिखाया, तो अनुभव में आगे है, चिराग जी से भी अनुभव में आगे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की छवि तो खैर ऐसे ही अपोजिशन वाले लगाते रहे, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन ये भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ईडी सीबीआई सब रेड कर रही है, हर एक कुछ है, लेकिन इस कम उम्र में हर एक कुछ जो है सो वो कर रहे हैं। चिराग पासवान की भी जो है सो सराहना करनी पड़ेगी कि अपने पिता रामविलास जी के बाद वो पार्टी को जिस तरीके से लेकर के गए, उनके चचा ने पार्टी को तोड़ने का काम भी किया, वो संयम, वो धैर्य रखे। बिहारी फर्स्ट को लेकर के उन्होंने कैंपेन भी चलाया, मोदी जी के नजदीक भी रहे, भाजपा को अपने जो है नजदीक काफी किए, एनडीए को काफी मिला करके चले। तो अनुभव तेजस्वी और चिराग जी का कुछ 19-20 माना जा सकता है। साफ छवि के चिराग पासवान भी हैं, तो ये निशांत जी के लिए अभी थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन अगर जनता अगर देखती है हर एक कुछ को, योग्यता क्षमता को देखते हुए आने वाले कल को लेकर के, और जो दूरगामी दूरदर्शिता और जो बेहतर विकल्प इन तीनों में जो एनालिसिस है, तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बाजी मारते दिख रहे हैं। लेकिन बात यही हो जाती है कि भाई इलेक्शन कमीशन और जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो स्टेट में गवर्नमेंट है, वो ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ऐसा ही जो 2025 में हुआ है, इसमें टिकट का वितरण, मोनोपोली, नौजवानों को आप बढ़ा नहीं रहे। लालू जी में क्या था? लालू जी में था कि किसी भी चलते फिरते जहां लगा कि हाँ भाई अच्छे कार्यकर्ता कर सकता है और पकड़ है इसको समाज में, इसको क्षेत्र में, तो उसको टिकट दे देते हैं। अब कहां तक क्या सही है नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी पैसा लेती है, जदयू पैसा के मामले में कम है, लेकिन राजद सबसे ज्यादा लेती है। राजद जो है बोलती है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ उल्टा है, जो देखने को नहीं मिला कि भाई 56-57 सीट जो है आप दे देते हैं, आप यादव को, मुस्लिम कम्युनिटी को आप देते हैं, पूरा गठबंधन मिला के 18। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जो आपका वोट है और जो एकदम मजबूत है उसको तो आप छिटकने नहीं दीजिए। बीजेपी का क्या है, उनका वोट कभी जो छिटकता नहीं है। उनका वोट जो है, जो स्विंग वोटर्स है करा करके उसको, जो नौजवान लोग हैं या जो उनका एजेंडाज है उसके ऊपर स्विंग करा करके वोट को लाती है। उनका अपना वोट बैंक जब से पार्टी बनी है वो फिक्स्ड है। तो आपका एम वाई फिक्स्ड नहीं है, एम सिर्फ फिक्स्ड है, वो भी धीरे धीरे छिटकता नजर आ रहा है। जो टिकट वितरण को लेकर के जीते हुए कैंडिडेट को जब टिकट नहीं देते हैं, और जब कोई नॉमिनेशन करा रहा है फिर भी आप दूसरे प्रत्याशी को अप्लाई करके खड़ा कर देते हैं। ये एक चीज है जो समझनी होगी। सब चीज बहुत अच्छा चलता रहता है ग्राफ, लेकिन अचानक लास्ट में ऐसा हो जाता है कि जो करने वाला है, जो पार्टी को जो जीत कर झोली में जो वो सीट दे सकता है, वहां से नजर कैसे हट जाती है। यही चीज है कि भाजपा में कि वो 5 साल मेहनत करते हैं, उनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उनको नहीं पता है कि कौन कैंडिडेट आएगा नहीं आएगा, वो पार्टी के लिए समर्पित होते हैं। और जो भी रहता है सही, कोई भी कैंडिडेट रहे उनके इसमें, वो उसको जिताने का प्रयास करते हैं। आप लास्ट के 15 दिनों तक जो है, 20 दिनों तक टिकट का ही वितरण करते रहते, फिर सोचते हैं कि वो 5 साल की मेहनत 15 दिन में और उसका फायदा आपको मिले, वो नहीं हो सकता है। दूसरा जो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया और जो चुनाव आयोग का जो रोना होता है, या तो पूरी तरीके से पुरजोर उसका विरोध कर दीजिए, सारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, जितने भी अलायंस में है महागठबंधन के, या तो फिर ये बात ही चर्चा मत लाइए। ठीक है, ये कमजोरी दर्शाना हुआ। अगर आपको फाइट करना है तो पूरी तरीके से पहले इस मीडिया, गोदी मीडिया, और पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन अब चुनाव भी लड़ते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सबको मालूम है, जग जाहिर है, चुनाव आयोग या जो भी है, जितना भी प्रूफ है, जितना भी तथ्य देते हैं, तो पहले एक चीज से तो निपटारा कीजिए, इलेक्शन मत लड़िए, चुनाव का बाइकआउट कीजिए। हाँ, सारे लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के एक लोग जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, ये तो चीज होता नहीं है। लास्ट में होता है कि सीट का बंटवारा होता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना नहीं हुआ, मन मुटा हुआ, वो उधर गया, फ्रेंडली फाइट हो रहा है। फ्रेंडली फाइट भी एक जो है इतने जगह पे हुआ है जो महागठबंधन को लेकर के डूबा है, इस चीज को भी जानिए। तो खैर इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ही था कि आज के इसमें जो मेरा बताने का था कि 3 युवा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, इन तीनों में से जो मैंने अपना विश्लेषण दिया, आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगता है
तो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, सब लोगों तक ये कीजिए और हमारा जो चैनल है उस परिवार से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। जो भी आपके दिल में आता है कमेंट में कि हाँ विश्लेषण ऐसा था, हाँ चिराग पासवान आपकी नजर में सही है, तेजस्वी प्रसाद यादव सही है या निशांत कुमार है, मेरा विश्लेषण हमने दिया। आप लोग अपने कमेंट में अपने राय को रख सकते हैं, उसके लिए कोई भी इफ एंड बट नहीं है। और आपको अगर ये विश्लेषण सही लगे तो इसकी सराहना भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। इस परिवार से जुड़ करके रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय बिहार।